हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कैटालिसिस के बारे में। और कैटालिसिस में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट क्या है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैटालिसिस भी देखे थे। उसमें हमने लास्ट में देखा था एंजाइम कैटालिसिस का मतलब क्या है, उसी को हम बायोकेमिकल कैटालिसिस भी बोलते थे। एंजाइम को हमने बायोकेमिकल कैटालिस्ट बोला था। एंजाइम किस तरीके से रिएक्शन को कैटालाइज करता है, लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, वो सारी बातें हमने कर ली थी। उसके बाद हम बात करेंगे शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस के बारे में। अब शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है जियोलाइट के बारे में। जियोलाइट आपको पता है, हाइड्रोजन जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और उसी के अंदर जब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या फिर डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने जियोलाइट देखा था। और वहाँ पे हमने देखा था कि जियोलाइट में जो भी सोडियम पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है वो एक्सचेंज होता है वाटर में जो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम इस टाइप के जो हेवी मेटल्स मेटल आयन्स है उसको रिप्लेस करने के लिए, ताकि हार्ड वाटर जो है वो सॉफ्ट वाटर में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आज जो हम देखने वाले हैं वो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस, और उसमें जो कैटालिस्ट हम यूज करने वाले हैं वो है जियोलाइट। अब ये जियोलाइट किस तरीके से कैटालिसिस करवाएगा, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करवाएगा वो देखने वाले। और हमें पता है कि ऑब्वियसली इट इज अ हेटेरोजेनस कैटालिसिस, ठीक, क्योंकि ये जियोलाइट सॉलिड मटेरियल होगा, उसके ऊपर कोई केमिकल रिएक्शन होगी किसी और दो कंपोनेंट्स की, तो ये जस्ट सरफेस प्रोवाइड करेगा या फिर एक स्पेस प्रोवाइड करेगा जहां पे एक केमिकल रिएक्शन हो पाएगी दो अलग अलग रिएक्टेंट के बीच में, ठीक। तो ये किस तरीके से स्पेस प्रोवाइड करता है वो हम देखने वाले। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या है? तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस इज नथिंग बट द कैटालिसिस in which the rate of reaction depends on the shape and size of reactant and product, and also the size of cavity present in catalyst। अब आप इसको समझो कि शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या है, कि ये ऐसा कैटालिसिस है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ने वाली है, लेकिन वो जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाली है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट उसके अंदर में जाने वाला है और उस प्रोडक्ट वहां से जो निकलने वाला है उसका साइज और शेप क्या है। दूसरा, वो जो कैविटी होगी जिसके अंदर में ये जाएगा रिएक्टेंट और जहां से प्रोडक्ट निकलने वाला है, उस कैविटी जो किसने बनाई है, कैटालिस्ट ने बनाई है, उसका साइज क्या है, ठीक है ना, उसका शेप क्या है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड एज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। मतलब हर कोई रिएक्टर या हर कोई प्रोडक्ट उसके अंदर में जाके रिएक्टेंट जाके वहां पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर बाहर नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वो स्पेसिफिक होगा कि किस स्पेसिफिक टाइप के रिएक्टेंट्स ही उसके अंदर में जा सकेंगे जिसकी साइज उसके अंदर में क्या हो सकती है, फिट हो सकती है, ठीक है। और उसी टाइप के रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोडक्ट का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर बड़ा हो जाएगा तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ने के लिए रिएक्टेंट का अंदर जाना कैविटी में और कैविटी में से बाहर निकलना, दोनों भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहां पे ये जो कैटालिसिस में हम जो कैटालिस्ट यूज करने वाले हैं वो है जियोलाइट। तो एग्जांपल ऑफ कैटालिस्ट जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो है कौन सा, जियोलाइट, ठीक। अब ये जियोलाइट जो होता है वो अलग अलग टाइप में हमें नेचर में भी मिलता है या फिर हम आर्टिफिशियली उसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। अब इसके अलग अलग टाइप्स हमें मिलते हैं, जैसे कि इरियोनाइट होता है, फोजासाइट होता है, ठीक, लिंडे ए होता है, ZSM 5 होता है। ये अलग अलग टाइप है किसके, जियोलाइट के। अब इसके डिटेल्स में नहीं जाना, कौन सा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है, कौन सा नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है ना। यहां पे हम जो स्टडी करेंगे वो है इसके बारे में, जियोलाइट का ही एक टाइप दैट इज कॉल्ड एज ZSM 5।
सबसे पहले बात करते हैं कि जियोलाइट इन जनरल, ये तो हो गया उसके टाइप, इन जनरल उसका नेचर क्या होता है। तो जियोलाइट जो होता है, जियोलाइट का अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है प्रेजेंट, मतलब एल्यूमिनियम होता है, सिलिकेट होता है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और साइमल्टेनियसली कुछ अलग टाइप का कैटायन भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है या फिर कैल्शियम हो सकता है। सो इट इज अ व्हाट वी कैन से एल्यूमिनियम सिलिकेट, हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, जिसके साथ साथ में अलग टाइप के जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम टाइप के क्या है आयंस प्रेजेंट है। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम सिलिकेट ही हुआ, साथ में कौन सा आयन प्रेजेंट है, सोडियम, ये भी हमारा क्या हुआ, जियोलाइट हुआ। यहाँ पे पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी हो सकता था। ठीक, इन जनरल अगर मुझे जियोलाइट का फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं इस तरीके से उसको लिख सकता हूं कि मेरे पास मेटल है X/N, ठीक, उसके बाद मेरे पास AlO2 है, ठीक, X, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे SiO2 है, SiO2 है, जिसकी क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पे लूँ तो वो Y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है X अमाउंट या फिर M अमाउंट ऑफ क्या है H2 है। अच्छा, यहाँ पे जो N है ना, N इज द नंबर ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम, वैलेंसी दैट इज प्रेजेंट ऑन द, और कैटायन के पास, जैसे मान लो कि कैटायन आपके पास मेटल इस तरीके से है, इसके पास प्लस चार्ज है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है। ठीक, दूसरा ये X और Y तो नंबर हो गया जो प्रेजेंट होगा किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का या फिर यहाँ पे क्या है मेटल का, और Y क्या है, नंबर ऑफ सिलिका जहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और M क्या हुआ, नंबर ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशंस। M, ये H2 जो डॉट देखो, डॉट के पास जो H2 आता है इसे हम कहते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। ठीक, इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर में क्या हो चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर में। तो ये हुआ बेसिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ जियोलाइट। ठीक, तो जियोलाइट में बेसिक केमिकल कंपोजिशन जो ये हमें दिख रहा है ये किस तरीके से अरेंज होता है, इसमें आप देख रहे हो सिलिका प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, और साथ में कुछ मेटल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो मेन स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो ये किस तरीके से अरेंज होता है, तो ये सिलिकेट के फॉर्म में होता है। आपको पता है सिलिकेट्स क्या होते हैं, आपने पी ब्लॉक में देखा होगा 11th स्टैंडर्ड में, कि सिलिकेट एक क्या होता है, एक तरीके से पॉलीमर बनता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है वो पॉलीमर। तो यहाँ पे सिलिकेट आपको ऐसे दिखेगा, सिलिका यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे, सिलिका यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे भी इस तरीके से उसका क्या हो जाएगा अरेंजमेंट आपको दिखने मिलेगा। तो ये ऐसे बहुत सारे, इस साइड में भी, उस साइड में भी, बोर्ड के अंदर वाले साइड में, बोर्ड के इस साइड में भी इस तरीके से क्या मिलेगा अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशनल क्या मिलेगा, ये अरेंजमेंट होगा इस तरीके से पॉलीमर का, सिलिकेट्स इसको हम बोलते हैं। अब होता क्या है कि जियोलाइट में जो भी हमारा एल्यूमिनियम सिलिकेट है उसमें कुछ सिलिका जो है एटम्स उनको रिप्लेस करता है कौन, एल्यूमिनियम, उसको रिप्लेस कौन करता है, एल्यूमिनियम रिप्लेस करता है। ठीक, तो जैसे ये कुछ सिलिका एटम्स को एल्यूमिनियम रिप्लेस करेगा, ठीक है, तो नेचर ऑफ स्ट्रक्चर जो है पॉलीमर थोड़ा सा क्या हो जाएगा चेंज, मतलब उसके शेप में क्या आएगी, थोड़ी सी चेंजेस आएगी। तो वो शेप जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इट लुक्स लाइक, जैसे ये रिप्लेसमेंट होगा और ये पूरा आपको जियोलाइट मिलेगा, उसका शेप जो होगा वो हनीकॉम्ब टाइप का होगा। किस टाइप का, हनीकॉम्ब टाइप। हनीकॉम्ब क्या मिलेगा आपको, शेप, और उसके हनीकॉम्ब शेप में जो बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी दैट एक्ट एज द स्पेस फॉर कैटालिसिस, उसमें एक्चुअल में क्या होने वाला है, कैटालिसिस होने वाला है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये है यहाँ पे सिलिका के एटम जो एक दूसरे क्या है इस तरीके से जॉइन है। यहाँ पे कुछ एक आध एटम हो सकता है जो एल्यूमिनियम, सिलिका को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया होगा। उसी तरीके से ठीक, तो अब आप देखो यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है,
है ना। अगर मैं इसको सर्कुलर फॉर्म में ले लूँ एज ए पूरा मॉलिक्यूल इस तरीके से, ठीक, तो कैसे दिखता है कि ये जो छोटी छोटी कैविटी है हनीकॉम्ब का टाइप की, हनीकॉम्ब शेप की कैविटी दिख रही है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी रिएक्टेंट होगा इसके अंदर में फिट हो जाएगा, इसके अंदर में फिट होने के बाद यहाँ पे उसकी कुछ रिएक्शन हो जाएगी जो स्पीडअप होगी, ठीक। अब स्पीडअप क्यों होगी, क्योंकि ये वाला जो हमारा जियोलाइट है इसने क्या किया है, एक सरफेस प्रोवाइड किया, एक कैविटी प्रोवाइड की है जिसके अंदर में केमिकल जो रिएक्टेंट आएगा उसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीडअप। आपको पता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस में कैटालिस्ट का रोल ही क्या होता है भाई, एक सरफेस प्रोवाइड करना। जैसे हमने एंजाइम कैटालिसिस में देखा था, और एंजाइम कैटालिसिस में भी हमने क्या देखा था कि एंजाइम जो होता है उसके अंदर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जहां पे क्या होता है, सबस्ट्रेट फिट होता है और उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीडअप हो जाता है। सेम यहाँ पे भी है, जियोलाइट है, जियोलाइट के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी में रिएक्टेंट जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन टू ऑकर इन अ फास्टर रेट, ठीक। तो ये हुआ शेप, इस तरीके से क्या मिलता है आपको, स्ट्रक्चर मिलता है या फिर शेप मिलता है किसका, जियोलाइट का, ठीक। अब यहाँ पे जियोलाइट में जो हम एक जो टाइप हम कवर करने वाले हैं दैट इज ZSM, कौन सा है, 5। ZSM 5 का मतलब क्या है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ZSM 5 मतलब है जियोलाइट सिकोनिल मोबिल 5, जियोलाइट सिकोनिल मोबिल 5, ठीक। तो यहाँ ये हुआ उसका लॉन्ग फॉर्म। अच्छा, ये मोबिल जो यहाँ पे लिखा है इससे हमें पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खास करके यूज होता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो जियोलाइट होगा ये किस टाइप के रिएक्शंस को कैटालाइज करेगा, मतलब किस टाइप के रिएक्शंस को स्पीडअप करेगा। तो इसका जो यूज है जियोलाइट का वो हमें कहाँ दिखता है, इट इज यूजफुल इन क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, लॉन्ग चेन बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके जो टुकड़े करता है दैट इज कॉल्ड एज क्रैकिंग ऑफ क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स। तो वो वहां पे यूज होता है। साथ में आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में भी इसका यूज मिलता है, आइसोमराइजेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आइसोमराइजेशन का एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं कि अगर आपके पास जाइलिन है ना, दिस इज कॉल्ड एज जाइलिन। अब ये ऑर्थोजाइलिन है क्योंकि मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की क्या प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसे बोलते हैं ओजाइलिन, ठीक। अब इस ऑर्थोजाइलिन को विद द हेल्प ऑफ ZSM 5 हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू, इसी का आइसोमर होगा। आइसोमर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, स्ट्रक्चर भी लगभग क्या होता है सेम, सिर्फ पोजीशन ऑफ ग्रुप क्या होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे CH3 आएगा और यहाँ पे CH3 चला जाएगा, तो इसे बोलेंगे M-जाइलिन, दैट इज मेटाजाइलिन। अब ये मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमराइजेशन हुआ, ऑर्थोजाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू द मेटाजाइलिन विद द हेल्प ऑफ ZSM 5। तो इस टाइप के आइसोमराइजेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोकार्बन्स वाली, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक, भले वो एरोमेटिक है, लेकिन हाइड्रोकार्बन का ही क्या करवा रहा है, आइसोमराइजेशन करवा रहा है, कौन, ZSM 5। तो आइसोमराइजेशन भी आइसोमराइजेशन रिएक्शंस में इसका यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूज और एप्लीकेशन ऑफ ZSM 5, दैट इज जियोलाइट सिकोनिल मोबिल 5 का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है। तो इट इज यूज इन, यहां पे मैं लिख रहा हूं, कन्वर्टिंग, इट इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू गैसोलीन। इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू द गैसोलीन। गैसोलीन का मतलब भी क्या है, पेट्रोल, डीजल। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ, जो हमें हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ये अल्कोहल मिलता है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके उसको गैसोलीन में, मतलब लॉन्ग चेन जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है, कौन, ZSM 5। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि अल्कोहल से हमें पेट्रोल मिलने का एक जरिया मिल गया यहाँ पे, ठीक। तो ये
एप्लीकेशन है किसके, जियोलाइट के, एंड दिस इज ऑल अबाउट द शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या है, हमने देखा कि कैटालिस्ट जो हमें एक स्पेस प्रोवाइड करता है, एक कैविटी प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। हर कोई उसमें जाके फिट नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये वाला जो यहाँ पे जियोलाइट ZSM5 का होता है, यहाँ पे ये जो पोर साइज आपको दिख रही है, ये पोर साइज जो होती है लगभग 550 नैनोमीटर की होती है। कितना होता है, 550 नैनोमीटर। इतनी छोटी यहाँ पे क्या होती है, पोर साइज होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाएगा, है ना, उसकी साइज भी उतनी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, तभी उसके अंदर भी फिट हो पाएगा, अदरवाइज वो फिट नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जाके रिएक्शन नहीं करवाएंगे, जो उसमें फिट होगा वही वहाँ पे क्या करवाएगा, रिएक्शन करवाएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो यहाँ पे कैटालिसिस जो हमारा है वो पूरा फिनिश हो जाता है। कैटालिसिस के बारे में फिनिश हो जाता है। और यहीं पे जो हम एडजॉर्प्शन शुरुआत से स्टार्ट किए थे, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन एंड ऑल दिस थिंग, एडजॉर्प्शन की थ्योरी कवर की, कैटालिसिस हमने कवर किया, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है, फिनिश। लास्ट पोर्शन जो एडजॉर्प्शन का बचता है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। कि एडजॉर्प्शन हम का एप्लीकेशन हम कहाँ पे देखते हैं, कौन से फील्ड में देखते हैं, कहाँ पे उसका हम यूज करवा सकते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन हमें पता है क्या होता है, कि कोई एक मॉलिक्यूल या फिर डिफरेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल एक सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। अब उसके कारण बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और उसी के बेसिस पे हम उसके एप्लीकेशंस बनाएंगे। ठीक, कुछ एप्लीकेशन जो है अभी हमने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। ठीक, जैसे कि कैटालिसिस हमने देखा, हेटेरोजेनस कैटालिसिस एडजॉर्प्शन के टाइप है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के हम क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ क्या है, हाई वैक्यूम। ये कैसे होगा, देखो मान लो एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर में गैस प्रेजेंट है और इस गैस को आपको निकाल के यहाँ पे आपको क्रिएट करना है वैक्यूम, और बहुत हाई वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट करना है। वैक्यूम क्रिएट करना मतलब क्या है, जो भी गैस इसके अंदर में प्रेजेंट होगा उसको निकालना है, ताकि यहाँ पे कुछ भी गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। ये कैसे पॉसिबल है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे वैक्यूम पंप। क्या लगाएंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे। पंप लगाएंगे, यहाँ से गैस को निकालेंगे, लेकिन वैक्यूम पंप की एक कैपेसिटी होती है, सारे के सारे मॉलिक्यूल तो निकलेंगे नहीं, कुछ एक दो मॉलिक्यूल ट्रेसेस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। वैक्यूम पंप से मैक्सिमम निकल गया, ठीक, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब इन मॉलिक्यूल्स को कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वैक्यूम पंप तो हट गया, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हम डालेंगे एडजॉर्बेंट। क्या डालेंगे, एडजॉर्बेंट डालेंगे। एडजॉर्बेंट क्या करेगा, यहाँ पे होगा प्रेजेंट, ये एडजॉर्बेंट, ये जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो भी ट्रेस अमाउंट में, इसको क्या कर लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। तो जो बचा कुचा गैस है वो भी उसके अंदर से गायब हो जाएगा, फिर इस एडजॉर्बेंट को आप निकाल लो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हाई क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। ठीक, दूसरा हम एप्लीकेशन देखेंगे, इट इज यूजफुल इन रिमूवल और मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए, या फिर कंप्लीट मतलब वहां पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उस मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, या फिर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब एक लेवल पे 45%, 30%, 60% जितना आपको ह्यूमिडिटी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एडजॉर्बेंट की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा, ये वही सेम तरीका, कंटेनर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक, कंटेनर में क्या प्रेजेंट हो सकता है, मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, और इस मॉइस्चर को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडजॉर्बेंट रखेंगे, ये एडजॉर्बेंट क्या करेगा, मॉइस्चर को एडजॉर्ब कर लेगा। याद करिए
मैंने एडजॉर्बर का आपको एग्जांपल दिया हुआ था जब मैं एस ब्लॉक आपको बता रहा था। एस ब्लॉक में हमने देखा था कि यहाँ पे हम यूज करते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विच इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और इसका काम क्या है, ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। वही तो होता है, ये मॉइस्चर को एड्जॉर्ब करके कहाँ पे चिपका देगा, सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से चिपका देगा। ठीक, अब होगा क्या, आप इसमें देखें, ये मॉइस्चर यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक, ये कहाँ पे चला गया, कैल्शियम क्लोराइड में चला गया। इस कैल्शियम क्लोराइड को निकाल दीजिए। अब इस कंटेनर में ह्यूमिडिटी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप इस जो ड्यूरेशन है कैल्शियम क्लोराइड का उसको एडजस्ट करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो आपको कंप्लीट मॉइस्चर रिमूव करना है तो बहुत देर तक कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ पे रखिए, पूरा मॉइस्चर ट्रैप कर लेगा। आपको कुछ 50% ही चाहिए होगा तो कम देर के लिए इस कैल्शियम क्लोराइड को रखिए, तो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी यहाँ पे मेंटेन हो जाएगी। या फिर पूरा का पूरा आप ह्यूमिडिटी को रिमूव भी कर सकते हो। ठीक, ये हुआ सेकंड एप्लीकेशन किसका, एड्जॉर्प्शन का। थर्ड एप्लीकेशन हम देखेंगे, इट इज यूजफुल इन मेकिंग गैस मास्क। गैस मास्क को बनाने के लिए एड्जॉर्प्शन टेक्निक का हम क्या करते हैं, यूज। होता क्या है आपको पता है कि कोल इंडस्ट्री में जब माइनर्स माइन में जाते हैं, काम करते हैं वहां पे, तो अंदर जो पूरा का पूरा एक टनल खोद लेते हैं तो उसके अंदर से पॉइजनस गैसेस निकलती है ना। तो पॉइजनस गैसेस अगर चली गई बॉडी में तो हार्मफुल हो जाएगा। हम बहुत सारी ट्रेजेडी ऐसे देखते हैं कि पॉइजनस गैसेस के कारण बहुत सारे माइनर्स की डेथ हो गई है। ठीक, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने देखा होगा वो मास्क लगाते हैं, है ना, हेलमेट होता है, उसके लाइट होता है, मास्क दिखा होगा आपने। ठीक, उस मास्क में क्या प्रेजेंट होता है, तो एड्जॉर्बेंट्स प्रेजेंट होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के, और वो एड्जॉर्बेंट क्या करेंगे, जो पॉइजनस गैसेस जो बाहर से आ रही है उसको यहीं पे क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, एड्जॉर्ब कर लेंगे। सो सिर्फ वो गैस बाकी जाएगी थ्रू द नोज, थ्रू द माउथ, वो कौन सी होगी, सिर्फ CO2 एंड ऑक्सीजन होगा या फिर नॉर्मल गैस होंगे, वो पॉइजनस गैसेस नहीं होंगी। ठीक, सो इसीलिए हम एड्जॉर्प्शन का यूज करते हैं कहाँ पे, मेकिंग ऑफ द गैस मास्क। ठीक, ये कहाँ पे खास करके हमें दिखता है, कोल माइंस में। कहाँ पे दिखता है, कोल माइंस में पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब करने के लिए, पॉइजनस गैस को एड्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। फोर्थ देखते हैं कहां पे इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक, एक एप्लीकेशन तो हम अभी देखा, दैट इज हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे रिएक्शंस को ये क्या करता है, कैटालिसिस करता है। एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं, उसके बीच में रिएक्शन होता है और फिर वहां से वो निकल जाते हैं। ऐसे प्रोसेस चलते रहता है। वो हमने देखा था कैटालिसिस की, जब थ्योरी देख रहे थे एड्जॉर्प्शन की, उसमें। ठीक, तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस में बहुत सारे हम प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल फैट। वेजिटेबल फैट जो होता है उसका क्या करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका हाइड्रोजिनेशन। और उसके लिए जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वो निकेल यूज करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ निकेल कैटालिसेबल प्लैटिनम कैटालिस्ट हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या करवा सकते हैं, वेजिटेबल फैट। ठीक है, अनसैचुरेटेड टू द सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन आएगा, उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में, तो सैचुरेटेड में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल फैट जहां पे हम यूज करते हैं किसका, निकेल या फिर प्लैटिनम एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। ठीक, बहुत सारे प्रोसेस आपने देखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ कौन सी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है ना, देखा होगा हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग, H2SO4 को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने कवर किए। हेबर प्रोसेस है, हेबर प्रोसेस में हम यूज क्या करते हैं, आयन एज ए कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हुआ, हेट्रोजिनस कैटालिसिस का हुआ, जहां पे आयन के ऊपर यहाँ से नाइट्रोजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, वो चिपकेगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये एक एप्लीकेशन हुआ। फिफ्थ हम एप्लीकेशन इसका देखेंगे कहाँ पे हम इसका यूज करवा सकते हैं। ठीक,
इसका यूज हम करवाएंगे इन क्यूरिंग डिसीजेस को क्योर करने के लिए हम एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं। अब ये कहाँ पे हमें दिखता है एड्सॉर्प्शन का? जैसे मान लो कि एक बैक्टीरिया है ना, ये ऐसा ये क्या है, बैक्टीरिया है, ब्लड में प्रेजेंट है यहाँ। अब इस बैक्टीरिया को हमें क्या करना है, किल करवाना है। ये बैक्टीरिया को किल करवाना है तो हम क्या करते हैं, ड्रग देते हैं। ड्रग कहाँ जाएगा, ड्रग मतलब मेडिसिन। मेडिसिन कहाँ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो उसके पार्टिकल मेडिसिन के यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। अब सबसे पहले जब इस बैक्टीरिया को किल करना होगा तो इस मेडिसिन को या फिर इस ड्रग को इस सरफेस के ऊपर क्या होना पड़ेगा, एड्सॉर्ब होना पड़ेगा। अगर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, ये ड्रग इसके ऊपर चिपकेगा ही नहीं, तो ये बैक्टीरिया को किल कैसे कर पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फॉर क्यूरिंग डिसीजेस एड्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑन टू द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी वेरी इसेंशियल, बहुत यहाँ पे क्या है, जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे इसका, सिक्स एप्लीकेशन, दैट इज इट इज यूजफुल इन क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या है, 11 में आपने देखा होगा डिस्टिलेशन के साथ में। क्रोमेटोग्राफी क्या है, इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है। तो एक बी सी अगर 3 कंपोनेंट आपके पास है, जैसे कि A प्लस बी प्लस सी, ऐसा एक सॉल्यूशन आपके पास है जिस एक सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है और इनको आपको सेपरेट करवाना है, A को, B को और C को, तो हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, सेपरेशन होता है इन कंपोनेंट का विद द ऑन द बेसिस ऑफ extent of adsorption or the affinity of adsorption of A, B and C on the surface of adsorbent, जो कि क्या होता है, सिलिका हमने यूज किया होगा, ठीक है ना। सिलिका जेल का हम वहां पे क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में देखा ना हमने, इस तरीके से कॉलम होता है और यहाँ पे क्या भरते हैं हम, सिलिका भरते हैं, है ना। और इसके अंदर में क्या डालते हैं हम, ये वाला मिक्सचर डालेंगे A, B और क्या डालेंगे C। तो A यहाँ पे हो सकता है एड्सॉर्ब हो, B यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा और C क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे A मिलेगा, यहाँ पे B मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों का सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ A, B एंड C, या फिर एक्सटेंट ऑफ एफिनिटी बिटवीन एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट हमारा क्या होगा, सिलिका जेल। तो ये हम क्रोमेटोग्राफी में भी इसका एप्लीकेशन देखते हैं एड्सॉर्प्शन का, ठीक। और भी एप्लीकेशन है उसको भी कवर करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम मिक्सचर, ठीक। तो कोई अगर आपके पास मिक्सचर है और वो जो मिक्सचर है वो मान लो यहाँ पे ऐसे कलर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा है, वो मान लो ऐसे कलर्ड है ना। अब इस कलर को मिक्सचर में से आपको हटाना है तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें ऐड कर दो चारकोल, ठीक। चारकोल जब ऐड करेंगे ये चारकोल यहाँ पे आएगा और चारकोल ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे येलो पार्टिकल दिख रहा है इसको सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेगा इस तरीके से। तो जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, यहाँ से ये जो अपना कलर है, कलरिंग पिगमेंट्स है, ये सरफेस के ऊपर इसके ऊपर एड्सॉर्ब होते जाएंगे। तो ये सरफेस पे ऐसे यहाँ पे एड्सॉर्ब होते जाएंगे, किस पे, चारकोल के सरफेस पे। तो होगा क्या, ये कलर जो है पूरा का पूरा यहाँ से इस तरीके से धीरे 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 जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होगा वैसे 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 ये यहाँ से गायब होते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ से क्या होगा, गायब, ठीक। तो इस तरीके से हम कलर को यहाँ से सॉल्यूशन में से या फिर मिक्सचर में से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन ही हुआ ना, कलरिंग पिगमेंट किस पे चला गया, चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गया, ठीक। दूसरा इसके बाद एप्लीकेशन हम देखेंगे, इट इज यूजफुल इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, क्रोमेटोग्राफी क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। जैसे अगर आपके पास A, B, C इस तरीके से 3 कंपोनेंट्स है और इन 3 कंपोनेंट जो है एक मिक्सचर में प्रेजेंट है ना, तो इसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। और ये सेपरेट कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें कि एक कॉलम होता है ना, उसमें हम क्या भर देते हैं, यहाँ पे सिलिका जेल, क्या भरते हैं, सिलिका जेल। और इस सिलिका जेल जो होता है यहाँ पे जो हमने भरा है,
इसके जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये कॉम्पैक्टली हम यहाँ पे भर देते हैं और यहाँ से हम ये जो ABC कंपोनेंट वाला मिक्सचर है उसको पास कर देंगे। जैसे पास करेंगे और यहाँ से दूसरा एक कोई तो भी सॉल्वेंट पास करते हैं, तो सॉल्वेंट यहाँ पे हमने क्या डाला है, यहाँ पे डाला है ABC, फिर हमने क्या पास किया है, सॉल्वेंट। तो होगा क्या, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन A, B एंड C विथ ये जो यहाँ पे सिलिका पार्टिकल्स है उसके बीच में। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सिलिका पार्टिकल्स एंड द कंपोनेंट, उसका एड्सॉर्प्शन होगा। जो मान लो कि A का इंटरेक्शन विद द सिलिका पार्टिकल बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले कौन एड्सॉर्ब होगा, A होगा, फिर कौन होगा, B होगा, फिर कौन होगा, हो सकता है C का, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो A का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो ये यहीं पे एड्सॉर्ब हो जाएगा, B का इंटरेक्शन उसके बाद होगा तो B यहाँ पे एड्सॉर्ब होगा, और C का इंटरेक्शन सबसे कम होगा तो C यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा, यहाँ पे A मिलेगा, यहाँ पे B और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। हो क्या रहा है, एड्सॉर्प्शन ही हो रहा है ना। A इज गोइंग टू बी एड्सॉर्ब फर्स्ट, B उसके बाद, C उसके बाद। तो एड्सॉर्प्शन, विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन। और यही किस में होता है, क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट लाइक सिलिका जेल। ठीक, तो इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये हुआ नेक्स्ट एप्लीकेशन किसका, एड्सॉर्प्शन का। और भी एप्लीकेशन है उसको भी कवर करते हैं। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि वी यूज एड्सॉर्प्शन फॉर रिमूवल ऑफ आयंस फ्रॉम वाटर, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज यूज फॉर deionization of water। वाटर के डीआयोनाइजेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आयन एक्सचेंज रेजिन होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन हमने देखा था, वो क्या करता है, डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर करता है। या फिर आपको रिमूवल ऑफ कुछ आयंस करने वाटर में से, जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम हार्ड वाटर है, उसमें से हार्ड वाटर में से कैल्शियम मैग्नीशियम को निकालना है और उसमें क्या डालेंगे हम, पोटेशियम और सोडियम डालेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर। सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट वाटर हम एड्सॉर्प्शन का यूज कर सकते हैं। और उसके लिए हम फिर से क्या यूज करते हैं, जियोलाइट। जियोलाइट का यूज करके हम हार्ड वाटर को सॉल्ट वाटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये ऑलरेडी हमने हाइड्रोजन टॉपिक में कवर किया था, कन्वर्जन ऑफ हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर में। ठीक, और एप्लीकेशन इसके हम देखेंगे कि ये जो एड्सॉर्प्शन है, ये एड्सॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक, तो एड्सॉर्प्शन का यूज जैसे हमने यहाँ पे देखा, रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम द मिक्सचर या फिर क्रोमेटोग्राफी में इसका यूज हो सकता है। उसी तरीके से रिमूवल ऑफ आयंस फ्रॉम द वाटर में इसका यूज हो गया। ठीक, वैसे ही हम इसका यूज करेंगे हेटेरोजेनस कैटालिसिस में, और साइमल्टेनियसली हम इसका यूज करेंगे गैस मास को प्रिपेयर करने के लिए। और भी हम इसके यूजेस देखेंगे, जैसे कि फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक। फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक, अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक जो होती है वो मेटलर्जी में इसका खास करके क्या होता है, यूज होता है। अब होता क्या है इसमें कि जो सल्फर के ओर्स होते हैं, सल्फर के क्या होते हैं, ओर्स होते हैं, इस सल्फर के ओर्स को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम किसके, इम्प्यूरिटीज, जिसको हम बोलते हैं गैंग। मेटलर्जी में आप इसको पढ़ोगे। ठीक, तो सल्फर ओर को इम्प्यूरिटीज से सेपरेट करने के लिए हम फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मैं शॉर्ट में आपको इसको बता ही देता हूँ कि होता क्या है कि यहाँ पे ये आपका लिक्विड प्रेजेंट है, इसमें आपने ऐड करवाना है क्या, फ्रॉथिंग एजेंट हम इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि सरफेक्टेंट होता है, राइट। उसमें हम पाइन ऑयल का ऐड कर देते हैं, जो फ्रॉथ को और बढ़ाता है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। ठीक, तो होगा क्या कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना मिनरल ओर, मिनरल क्या ऐड करेंगे, ओर, जो कि क्या होगा, सल्फर। तो यहाँ पे सल्फर ओर होगा। ठीक, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होगी इसके साथ में, है ना। तो होगा क्या कि जैसे यहाँ पे एक रोटर होता है,
अब रिएक्टर जब घूमेगा ऐसे तो यहाँ पे फ्रॉथ बनेगा और ये फ्रॉथ का ऐसे पार्टिकल यहाँ पे बनेंगे और ये फ्रॉथ हल्का होता है तो कहाँ पे होगा, सरफेस पे आएगा। और इस जो फ्रॉथ के यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बबल बनेंगे, इन बबल के सरफेस पे ये जो हमारा सल्फर होगा ये क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब। तो ये सल्फर के और जो है, सल्फर का जो और पार्टिकल होगा, सल्फर ऑक्साइड है जो भी है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो गया। ठीक, जैसे कि और हम ले लेते हैं ZnS जिसको हम जिंक साल्ट बोलते हैं, जिंक सल्फर। तो ये और हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट है और ये किस पे ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगा, बबल के सरफेस के ऊपर। और ये बबल कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा। और जैसे ये सरफेस पे आएगा, इस बबल को यहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे कलेक्शन किसका होगा, कंटेनर में सिर्फ बबल्स यहाँ पे होंगे और ये बबल्स पे क्या प्रेजेंट होगा, हमारा सल्फर और प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर का। और दिस इज कॉल्ड एज फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक। तो हो क्या रहा है, बबल के सरफेस के ऊपर सल्फर का और एडजॉर्ब हो रहा है और उसके थ्रू उसका क्या करवा रहे हैं, हम सेपरेशन करवा रहे हैं। सो एडजॉर्प्शन इज यूजफुल इन फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन टेक्निक में हम किसका यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, तो एडजॉर्प्शन हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, वो एप्लीकेशन सारे हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नया पूरा का पूरा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलॉइड। इसी चैप्टर में सरफेस केमिस्ट्री में हाफ पोर्शन है वो पूरा का पूरा एडजॉर्प्शन का है जो हमने अभी तक कवर किया। उसके बाद का हाफ पोर्शन है वो है कोलॉइड से रिलेटेड। कोलॉइड क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, वो सारे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।